मैंने आपको ट्राइंगल लॉ बता दिया है, पैरेललोग्राम लॉ बता दिया है, ठीक है। और एक होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, समझिएगा। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी होता है। हालांकि मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि ट्राइंगल लॉ फंडामेंटल लॉ है, सारे के सारे लॉ ट्राइंगल लॉ जैसे ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा क्या, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ कहता है अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, क्या है, पॉलीगन है, सॉरी गलत जगह बन गया, चलिए ये हमारे पास पॉलीगन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉलीगन है। कोई वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। ये बहुत सारे वेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी, इनको हमने इस पॉलीगन की आर्म्स मान ली, ठीक है ना। इन बहुत सारे वेक्टर्स को हमने इस पॉलीगन की आर्म्स मान ली। तो बताइए इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन होगा। इनका रिजल्टेंट ये क्लोजिंग साइड होगी, ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट कौन होगा, ये क्लोजिंग साइड। R इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। क्या समझ में आया। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि पॉलीगन का तो ये तो है नहीं कि 4 साइड का पॉलीगन की 6 साइड का पॉलीगन, पॉलीगन तो उसको बोलते हैं बहुत सारी साइड्स हो। तो इफ द नंबर ऑफ पॉलीगन्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स represented by the sides of polygon, then the resultant of them is the क्या, closing side, ठीक है ना। अगर हम बहुत सारे वेक्टर्स को पॉलीगन की आर्म्स बता दें, मैंने मेरे पास मान लीजिए समझिए 7 वेक्टर थे, कितने थे, 7। मैंने उनको बता दिया कि ये 7 वेक्टर किसी ऑक्टागन की साइड्स है, क्या है, ऑक्टागन की साइड्स। तो इन 7 वेक्टर का रिजल्टेंट कौन बताएगा, इन 7 वेक्टर का रिजल्टेंट वो क्लोजिंग साइड बताएगी। क्योंकि अपन 7 कंसीडर कर लेंगे तो यहीं तक आ पाएंगे, ये पोर्शन बचा रहेगा, यही पोर्शन है जो इस पॉलीगन को क्लोज करता है, ठीक है ना, इस कॉन्वेक्स पॉलीगन को क्लोज करता है। समझ रहे हैं बात को। तो व्हाट इज द पॉलीगन लॉ, अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, देन देयर रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंटेड बाय द क्या, क्लोजिंग साइड, ठीक है ना। मैनर भी अपोजिट होगा उसका, सब ऐसे आ रहे हैं और वो ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। ये हो गया भैया। अब ये होता कैसे है ये भी समझो। ये हो गया ए सी, तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी। ये हो गया ए डी, ए सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए डी। ए डी प्लस डी क्या हो जाएगा, ए ई। ए ई प्लस ई एफ क्या हो जाएगा, ए एफ। और ए एफ प्लस एफ जी क्या हो जाएगा, ए जी। समझो बात को। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए सी। बाई ट्राइंगल लॉ ए सी इक्वल क्या आएगा बोलो, ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट हो गया। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी प्लस सी डी क्या आएगा बोलो, ए सी प्लस सी डी क्या आएगा, ए डी। समझने की नहीं, ट्राइंगल लॉ आप घूम के आइए और हम सीधे आते हैं। ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी, सब कोई जा ए से डी ही रहा है, हम ये घूम के जा रहे हैं ए से सी, सी से डी, और ये हम सीधे चले गए ए डी। तो ए डी इक्वल क्या आएगा, ए सी प्लस सी डी। और ए सी की वैल्यू कितनी है मालूम आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या है ये, सी डी। चलो आगे आ जाओ, इसका नाम रखवा देते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए बी सी हो गया, ए सी डी हो गया, ए डी ई कौन सा, ए डी ई। समझो ए डी ई में क्या होगा, ए डी प्लस डी ई बराबर ए ई। पढ़ाया था ना ट्राइंगल लॉ, आप इधर से घूम के आइए, हम इधर से सीधे आते हैं। तो ए से डी, डी से ई, फाइनली कहां पहुंचे, ए से ई। तो ए से ई बराबर क्या आएगा, ए डी प्लस डी ई। और ए डी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी,
और प्लस साथ में ये क्या है, डीई है। इसका नाम रखवा दो यार थर्ड। आगे समझो, एडीई हो गया। इन ट्राइंगल एईएफ, इन ट्राइंगल एईएफ, एईएफ में क्या होगा बताओ, एएफ इज इक्वल्स टू एई प्लस ईएफ, समझना बात को। और एई की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ईएफ, प्लस ईएफ, ये आ गया। इसका नाम रखवा दो 4 नंबर। आगे समझो, इन ट्राइंगल, देखो कौन सा हो गया, एईएफ, कौन सा बचा, एएफजी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल क्या, एएफजी, क्या आएगा एएफजी में, समझो एएफजी, ए से एफ, एफ से जी बराबर क्या, एजी। तो एजी बराबर एएफ प्लस एफजी, एजी बराबर एएफ प्लस क्या, एफजी। समझिएगा बात को, एजी बराबर एएफ की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ईएफ और प्लस क्या ये एफ जी। इसका नाम रखवा दो 5 नंबर। अब कौन सा ट्राइंगल, एजीएच, ठीक है ना। इन ट्राइंगल एजीएच, एजीएच में क्या देखने को मिल रहा है आपको, ए से जी, जी से एच बराबर ए एच, ए एच बराबर ए जी प्लस जी एच। चलो देखो एजी की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस ये क्या हो गया, जी एच, ये आ गया भैया। तो ए एच की वैल्यू कितनी आ गई, इन सबका सम, ए एच को ही क्या बोलेंगे अपन, रिजल्टेंट आर। तो आर इक्वल क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। आ गया समझ में, क्या समझा आपने। इसी को बोलते हैं भैया पॉलीगन लॉ। लेकिन ये पॉलीगन लॉ सॉल्व किसके बेसिस पे हुआ है, ट्राइंगल के बेसिस पे हुआ है। मतलब ट्राइंगल लॉ क्या है, फंडामेंटल लॉ है। तो क्या कहता है पॉलीगन लॉ, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द एन साइड्स ऑफ द पॉलीगन, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय the n sides of the polygon, then the resultant of these vectors will represented by the closing side, ठीक है ना। क्या है, if number of vectors represented by the n sides of the polygon, number of vectors represented by n sides of the polygon, then their resultant will represented by the क्या, closing side। आगे समझ में, ये है भैया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गया। तो वेक्टर एडिशन के तीनों लॉ क्लियर हो गए, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे बहुत सारे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करा था बच्चों के डाउट पूछने पे। अभी भी किसी को डाउट होना तो आप मैसेज करिए, हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है ना। साथ साथ चलिए, रेगुलरली क्लास लीजिए, डाउट पूछिए, है ना, लापरवाही मत कीजिए। आगे समझिए, बढ़िया क्वेश्चन। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट होता है। अब बात कर रहे हैं पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, ठीक है। हम मालूम आपको वेक्टर का एनसीईआरटी डिस्कशन भी लेंगे, समझ के रखिए। अगर आपने एनसीईआरटी रीड करी है और आपने कुछ डिफिकल्टीज अगर फेस करी हैं तो चिंता मत करो, हम खुद एनसीईआरटी डिस्कशन लेंगे एक आध दिन, है ना, आज ही कल में ले। देखो अब आता है क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या आता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एनसीईआरटी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बुक पढ़ेंगे ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमने ये एफर्ट्स दिए, क्या है ये एफर्ट्स। मान लीजिए हम 100 रुपए लेके गए और 100 रुपए हमने खर्च किए, 100 रुपए खर्च किए, तो होता क्या है, 30 रुपए खर्च कर दिए खाने में, ठीक है ना, और 70 रुपए खर्च कर दिए कपड़ों में। समझना बात को। फाइनली हमने कितने खर्च किए हैं, 100 रुपए, लेकिन 2 अलग अलग सेगमेंट में खर्च कर दिए। खाने का दिखना नहीं है, कल खत्म, कपड़ों का दिखते रहना है बहुत दिन, ठीक है ना। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए, 100 रुपए के खर्चे के 2 कंपोनेंट्स हो गए।
एक खाना साइड और दूसरा क्या, कपड़ों साइड। आया समझ में? आगे ध्यान दीजिए। मैंने जैसे किसी को डांटा, मतलब मैंने फोर्स लगाया, मैंने उसको डांटा या मेहनत करी, तो दो तरह से। मान लीजिए पढ़ाया, किसी को पढ़ाया, मैंने मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो समझिए 70 न्यूटन उसके साथ टॉपिक डिस्कस किया, 70 न्यूटन क्या किया, टॉपिक डिस्कस किया, और 30 न्यूटन क्या किया, उसको समझाया कि हाउ टू स्टडी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने 100 न्यूटन पढ़ाया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो 70 न्यूटन उसके साथ टॉपिक डिस्कस किया, मटेरियल बताया, और उस 30 न्यूटन इस बात को डिस्कस किया कि उस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है। समझ रहे हैं बात को? हमने जो 100 न्यूटन का एफर्ट दिया, वो पूरा 100 न्यूटन पढ़ाने में लॉस नहीं हुआ, 70 न्यूटन पढ़ाने में लॉस हुआ, और 30 न्यूटन इस बात को क्लियर करने में कि पढ़े कैसे, याद कैसे रहेगा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है, हम जब किसी चीज पे एक्ट करते हैं या किसी चीज पे कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है वो एक डायरेक्शन पे ना होके अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है ना? और अपने कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? लेकिन हमारा तो पूरा का पूरा लॉस हुआ ना, तो मतलब हमने जो लॉस किया वो उन सारे कंपोनेंट्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो रेजोल्यूशन क्या कहता है कि मान लीजिए हमने ये देखिए, ये फोर्स लगा F1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगा F2 वर्टिकल डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, रिजल्टेंट हुआ F1 अलोंग हॉरिजॉन्टल और F2 अलोंग क्या, वर्टिकल। तो टोटल आपने जो डन किया वो क्या है, इसे मान लीजिए हमने घर से 100 रुपए लेके निकले, और मम्मी ने पूछा क्यों, क्या किया, बोले मम्मी सब्जी खरीद लाए। बोले सब्जी तो 50 रुपए की है, और कहाँ किया, बोले 50 की सब्जी है, ठीक है ना, और 50 रुपए भाड़ा हो गया। क्या हो गया, 50 रुपए भाड़ा, 100 रुपए चले गए। आपको सिर्फ क्या दिखा, सब्जी दिखी जो कि 50 रुपए की है, लेकिन सब्जी लाई गई है ना, तो जहां से सब्जी लाए हैं और यहां तक में हमने जो ट्रेवल किया वो भाड़ा दे दिया 50 रुपए। ठीक है ना? तो देखिए आपका 100 रुपए कैसा स्प्लिट हो गया, 100 रुपए मटेरियल में और 100 रुपए उसके ट्रेवल में। ये मटेरियल हो गया और ये क्या हो गया, ट्रेवल। तो आप कैसे जोड़ेंगे, 100 बराबर 50 मटेरियल प्लस 50 ट्रेवल। लो, आपने 100 को कैसे लिखोगे, 50 अलोंग मटेरियल प्लस 50 अलोंग ट्रेवल। आया समझ में? चलिए, हमने आपको बाहर पढ़ने के लिए 2000 पर मंथ देते हैं। कितना देते हैं पेरेंट्स, 2000 पर मंथ। तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ी ना कर देंगे 2000 रुपए रहने का लग गया, ये 2000 रुपए खाने का नहीं। आप ऐसे बताओगे, पापा का टोटल 2000 बराबर 1500 अलोंग रेंट प्लस 500 अलोंग फूड। लो, तो ये रेंट और फूड क्या है, एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना? आपके खर्चे के कंपोनेंट्स हैं। 1500 रेंट का है और 500 फूड का है। दो कंपोनेंट्स में आपका एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अलोंग द रेंट और दूसरा अलोंग द का फूड। तो रेजोल्यूशन क्या कहलाता है, तो रेजोल्यूशन तो आपको हल्का हल्का समझ में आ गया होगा, लेकिन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, it is the splitting of a vector into its constituent components. ठीक है ना? What is the resolution of vector? It is the splitting of a vector into its constituent components. ठीक है ना? Resolution क्या है? It is the splitting of vector. What is the resolution of vector? It is the splitting of vector into its constituent components. ठीक है ना? Resolution क्या है? Resolution स्प्लिटिंग है किसकी, किसी वेक्टर की, किन डायरेक्शंस में, जहां जहां वो क्या हुआ है, अपने कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन की, 2D प्लेन की। ये हमारे पास कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं। सिंपल है यार, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं मतलब इसने X में भी ट्रैवल किया है और Y में भी ट्रैवल किया है।
एक्स में इसने एक्स यूनिट ट्रेवल किया है और वाई में वाई यूनिट ट्रेवल किया है। समझो, हो सकता है इसने ओरिजिन के रेफरेंस में कितना ट्रेवल किया, आर यूनिट ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, आर यूनिट। बात को बहुत ही गंभीरता से समझो। तो एक्स एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, एक्स यूनिट, और वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल किया, वाई यूनिट। बात को समझिएगा। मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर, याद है आपको, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर कैप का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आपको मैंने बताया था कि आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर, अलोंग द एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बात को समझो, क्या जरूरत पड़ रही है। मैंने जिस समय आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो ये बताया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर इन वेक्टर्स, ठीक है ना। यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसका मैंने डेफिनेशन बताया था। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। सेकेंडरी मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम से क्लियर है किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी को। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो दिखने में ही आपको मैग्नीट्यूड भी दिख जाए और डायरेक्शन भी दिख जाए। तो मैग्नीट्यूड तो देखो सिंपल है, जो वैल्यू है वही तो दैट इज मैग्नीट्यूड। लेकिन वहां पे ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन शो करता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। फिलहाल अगर हम रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, हम किसी पॉइंट की कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को वेक्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट वेक्टर की। जिस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम होता है, 2D कार्टेशियन सिस्टम और 3D कार्टेशियन सिस्टम, तो हम जानते हैं 2D कार्टेशियन सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा क्या, वाई एक्सिस। और 3D कार्टेशियन सिस्टम में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा क्या, जेड एक्सिस। तो हमें अगर उन चीजों को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा ना, अगर हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होगी और डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। लेकिन अगर हम कार्टेशियन प्लेन वाले किसी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस और डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस मालूम करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन एक्सप्रेस करने का रोल किसका है, यूनिट वेक्टर्स का। इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा ने स्टैंडर्ड तौर पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को तीन यूनिट क्या दे दिए हैं, यूनिट वेक्टर दे दिए हैं। तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। बात को समझोगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए आई कैप है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस, वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो एक्स एक्सिस में वेक्टर क्या होगा, एक्स वेक्टर, और इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स। जे कैप क्या होगा, वाई वेक्टर अपॉन क्या, मॉडुलस ऑफ वाई, मतलब क्यू वाई। के कैप क्या होगा, जेड वेक्टर अपॉन क्या, जेड। आगे समझो। तो वेक्टर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स आई कैप। वेक्टर वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई जे कैप। और वेक्टर जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड के कैप। समझ में आ गया। आप बात कर रहे हैं किसी पॉइंट P की जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई। अगर P का ओरिजिन के रेफरेंस से पोजीशन वेक्टर R है तो R क्या होगा, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। क्योंकि जो R है, ये जो P है, ये P का जो डिटर्मिनेशन है वो किसके बेसिस पे होगा, ट्रैवल अलोंग एक्स एक्सिस और ट्रैवल अलोंग वाई एक्सिस की वजह से। इसने एक्स में कितना मेहनत करा और इसने वाई में कितना मेहनत करा, ये एक्स में कितना ट्रैवल किया और वाई में कितना ट्रैवल किया। तो वेक्टर आर कितना होगा, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई।
वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, और वेक्टर एक्स का वैल्यू कितना है बताओ आप, एक्स आई कैप, और वेक्टर वाई का वैल्यू कितना है, वाई जे कैप। इस तरीके से वेक्टर आर की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये देखिए वेक्टर आर कितना हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आया कुछ समझ में, वेक्टर आर कितना हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आर क्या है, 2D प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। आया समझ में। आगे देखो ये 90 डिग्री है, इसका नाम एम ले लो, इन ट्राइंगल AMP। आप देख रहे हैं ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इसको थीटा एंगल ले लो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर क्या है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो अगर आर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। दोनों को ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन थीटा की वैल्यू वाई अपॉन आर, तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या, एक्स अपॉन आर, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल क्या है 1। एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा बताओ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया समझ में, आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में। तो अगर कोई वेक्टर आर किस तरीके से है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में। कोई वेक्टर अगर आर कैसा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप एक्स कंपोनेंट एक्स को क्या बोल सकते हैं, आर कॉस थीटा। किसी वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा। किसी वेक्टर आर के वाई कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा। आ रहा समझ में। किसी वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, बोलो, एक्स कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, आर साइन थीटा। आ गया समझ में। चलिए इस तरीके से आप कंपोनेंट स्प्लिटिंग कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया, ये छाप लीजिए, इसको छापिए छापिए। अब देखिए कैसे स्प्लिटिंग करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हमने इधर पे फोर्स लगाया हुआ है एफ। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में फील होता है। समझ लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने इस बेस के साथ थीटा एंगल बनाया, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर ये एफ है तो एफ का हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या रिस्पॉन्स होगा, एफ कॉस थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एफ कॉस थीटा है तो ये क्या होगा, एफ साइन थीटा। कैसे हो रहा है ये भी समझ लो आप। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, समझना बात को आप। ये एंगल क्या है, थीटा है, इसको मैंने एक्स बोल दिया, और ये क्या है, एफ है। समझना बात को आप। इसको बोल दिया मैंने वाई। तो ये एफ है ना, तो ये एफ अलोंग एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एफ अलोंग एक्स। और ये क्या कहलाएगा, एफ अलोंग वाई, ठीक है ना। समझो बात को। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एफ अलोंग वाई अपॉन कितना, एफ। तो एफ अलोंग वाई की वैल्यू कितनी होगी, एफ अलोंग वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। समझ गए आप। अगर एफ फोर्स किसी पॉइंट पे लग रहा है तो एफ अलोंग वाई कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब देखो आप कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एफ अलोंग एक्स क्या होगा भैया, एफ कॉस थीटा। क्या समझा आपने। एफ अलोंग वाई कितना होगा, एफ साइन थीटा, और एफ अलोंग एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा। समझ में आया ना, ट्रिग्नोमेट्री से किया है। तो कोई भी वेक्टर
अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। चलिए और भी देखते हैं, मजा आएगा आपको। समझ आया कुछ ये? चलो छाप लो इसको भी, जल्दी से छापो। फिर नेक्स्ट देखो, छापने में कमी नहीं करना भैया, बढ़िया बकायदा इसको क्या है लिखते चलना, फॉर्मूले नोट करते चलना, क्योंकि अभी जब सवाल करेंगे ना तो ये सब यूज होगा। देखो रेजोल्यूशन तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, रेजोल्यूशन और प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो बात को। मान लीजिए मैंने इधर पे किसी पे फोर्स लगाया, दिख रहा होगा आपको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हॉरिजॉन्टल और ये इसका वर्टिकल। मान लो ये इसके साथ थीटा बनाता है तो ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ऐसा भी समझो, ये फोर्स है एफ, ये इसके दो वर्टिकल क्या हो, सॉरी दो क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या हो गए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो परपेंडिकुलर लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है, मान लीजिए इस एफ ने इसके साथ थीटा बनाया तो ये क्या बन जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। जिसके साथ एंगल बना लेते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं। ऐसा समझो, ये इधर पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ये इसके एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर ये इसके साथ थीटा बनाता है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है ना, समझिएगा बात को, किस तरफ है ये वेक्टर, बाहर की तरफ है। चलो यार असल में तो यहां जाएगा, ये इसके कंपोनेंट हो गए। अगर ये इसके साथ थीटा बनाता है तो ये एफ कॉस थीटा, और ये क्या, एफ साइन थीटा। समझ रहे हैं बात हो कि नहीं समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है रेजोल्यूशन? चलो एक और बढ़िया बताते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से फील होगा। जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये सब बहुत रट जाएगा एकदम। कंपोनेंट स्प्लिटिंग कैसे करते हैं समझ लो। ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो ये पॉजिटिव है तो माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला इसको रिपेल करेगा। समझ रहे हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज है तो माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। तो सोचो अट्रैक्शन वाला फोर्स ये हो गया F1, रिपल्सन वाला फोर्स ये हो गया F2। चलो इसके कंपोनेंट्स स्प्लिट करो, एक तो ये, दूसरा ये। समझ लो ये जो F1 है इसके साथ थीटा बनाता है तो ये क्या होगा, F1 cos थीटा, और ये क्या होगा, F1 sin थीटा। ये F2 इधर जा रहा है, ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये कंपोनेंट्स हो गए। ये इसके साथ थीटा बनाता है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, F2 का cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, F2 का sin थीटा। समझ में आ गए? तो दोनों के sin थीटा अपोजिट हो गए और दोनों के cos थीटा एक ही डायरेक्शन में हो गए ना। यहीं पे F1 cos थीटा, यहीं पे F2 cos थीटा। तो कुछ आया आपको रेजोल्यूशन समझ में? ठीक है, जल्दी बताओ। ये वेक्टर है F1, बताओ कंपोनेंट्स कहाँ होंगे, एक ये। अगर इसके साथ थीटा तो ये F1 cos थीटा, और ये क्या, F1 sin थीटा। आया कंपोनेंट की कहानी समझ में? मान लो ये है, लो ये दो कंपोनेंट बन गए। अगर इसके साथ थीटा तो ये क्या, F cos थीटा, और ये क्या, F sin थीटा। बन जाएगा आपसे स्प्लिटिंग। तो व्हाट इज द रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन इज द splitting of a vector into its constituent components, into its components। ठीक है ना। What is the resolution of vector? ये मैंने आपको resolution in 2D पढ़ाया है। क्या पढ़ाया अभी? resolution in 2D। What is the resolution of vector? It is the splitting of vector into its components। It is the resolution of vector into its क्या, components। R is equals to, अगर देखिएगा, अगर ये कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो बात को समझिएगा। अगर ये R है, ये R x है, और ये R y है, तो और ये एंगल थीटा है, तो समझिएगा R इक्वल क्या क्या लिख सकते हैं, R इक्वल लिख सकते हैं cos थीटा i कैप, R cos थीटा i कैप प्लस R sin थीटा j कैप। क्या लिख सकते हैं बोलो? R cos थीटा i कैप प्लस R sin थीटा j कैप। और क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। थीटा कैसे निकालेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, आर अलोंग वाई अपॉन आर अलोंग एक्स। ठीक है ना। अब हालांकि कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिए ही हैं, तो आर अलोंग वाई कितना होगा, वाई, आर अलोंग एक्स कितना होगा, एक्स। लो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या, वाई अपॉन एक्स,
थीटा निकाल लेना। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड कितना बोलो, आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ